हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द कोच एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करने जाएंगे थ्रू पीवाईक्यूज। ठीक है, तो क्लास 12th के जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को काफ़ी ध्यान से देखेंगे और इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने ये आ रहा है क्या कि अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, कहाँ रखा गया है? एक्सिस पे। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है और एक पॉइंट चार्ज कहाँ पे स्थित है? उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे। ठीक है, ध्यान से सुनो। यानी कि हम क्या बता, इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक डाइपोल दिया गया है। तुमको डाइपोल तो पता ही हो क्या होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन या कॉम्बिनेशन कह लो, सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज इससे आर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट चार्ज क्यू इससे आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अब हम लोग इस डाइपोल के, सॉरी, इस डाइपोल के डिस्टेंस को हम लोग r से बढ़ा करके, इस डाइपोल के डिस्टेंस को r से बढ़ा करके हम लोग कितना कर दे रहे हैं? 2r कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना कर दे रहे हैं? 2r। तो बताना है कि द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, तो डिस्टेंस चेंज करने पे किस तरीके से चेंज होगा। तो एक्सियल पोजीशन पे रखा है तो तुम लोग को पता है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 के पी बाई आर क्यूब। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से आर क्यूब के डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस से कितना वेरी कर रहा है, यानी कि आर क्यूब के फैक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है? आर क्यूब से, अरे सॉरी, 1/r क्यूब से। ठीक है, यहाँ पे किससे वेरी कर रहा है? 1/r क्यूब से। तो अगर हम सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन हम लोग पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। अरे हाँ, है ना, ये क्या होता है? एफ अपॉन क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि फोर्स भी किस तरीके से डिपेंडेंट है? 1/r क्यूब के। ठीक है, फोर्स भी किस तरीके से प्रोपोर्शनल है? 1/r क्यूब से। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि r क्यूब से डिपेंडेंट, 1/r क्यूब से डिपेंडेंट है, तो अब हम लोग r को किससे बढ़ा दे रहे हैं? r को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं 2r से। चेंज कितना हो गया? डिस्टेंस 2r। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 2r का क्यूब करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा फोर्स हमारे पास? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/8 r क्यूब। तो यहाँ से 1/8 टाइम वाले फैक्टर से हम लोग का डिपेंडेंट कर रहा है। तो हमारा जो नया फोर्स होगा एफ न्यू, वो कितना हो जाएगा? एफ न्यू हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन 8। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कह रहा है कि स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस के लिए हम लोग को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग इंग्लिश वाले स्टेटमेंट भी बोर्ड्स में अपने लिख लोगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, कोई भी अगर दो स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है, मैं इसको Q1 बोल दे रहा हूँ और इसको क्या है, इस वाले चार्ज को Q2 बोल दे रहा हूँ, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अगर R है, ठीक है, दो स्टेशनरी चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe क्या होता है? Fe इज प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के चार्ज के, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और उसके बाद क्या होता है कि इनके चार्ज के सेपरेशन के, इनके चार्ज के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसके बीच का सेपरेशन कितना है? R है, तो Fe इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंबाइन करें तो क्या आता है? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है K। ठीक है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये चीज पता चल गई। अब इसका एक और पॉइंट लिख दोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं, ये इन दोनों के बीच की लाइन है। ठीक है, ये क्या है? इन दोनों के बीच की लाइन है, तो फोर्स भी किधर लगेगा? फोर्स भी किधर लगेगा?
इसके लाइन के अलोंग, यानी कि अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस लाइन के इधर लगाएगा, ठीक है। अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसी लाइन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए रिपल्सिव नेचर के हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाए, अब अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ये ध्यान से देखना, 5 नंबर का सवाल है तो पूरा अच्छे से कायदे से लिखना है। तो अगर चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 की वजह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, चार्ज Q1 पे, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं F12 वेक्टर फॉर्म में F12, हाँ है ना, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास F12 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास F21। कोई दिक्कत? तो अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो मैग्नीट्यूड तो उतना रहेगा, लेकिन अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पे सबसे पहले चर्चा करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई, अब R क्या है, R स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की चर्चा करेंगे, तो इसके यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, R12 का कैप, ठीक है। यहाँ पे भी R12 लिख दो, ज्यादा सही रहेगा, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से लिखना होता है। अब अगला सवाल देखते हैं कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलम्स लॉ एक्सप्लेन। सबसे पहले तो ये सवाल ही समझते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि गॉस लॉ जो होता है, ठीक है, गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पर क्यों बेस्ड होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलम्स लॉ एक्सप्लेन। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो गॉस लॉ होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड क्यों होता है, इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। तो आओ थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट करने चलते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा ये कह रहे हैं कि गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पर क्यों बेस्ड होता है। तो जैसे सबको पता है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है डिस्टेंस के, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है, ये कैसे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स कूलम्स लॉ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे किस तरीके से वेरी करता है, इसके इनवर्स के स्क्वायर के सॉरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करता है, ठीक है। अब किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड, किसी भी पॉइंट चार्ज, जैसे हम ये एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज के अलोंग, इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, ठीक है। गॉसियन सरफेस तो पढ़े होगे, पता होगा इतना, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। अब स्फीयर का ये जो स्फीयर होता है, ये जो स्फीयर होता है इसका एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अरे हाँ है ना, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ किसके बारे में डील करता है, फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डील करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए, हाँ है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है हमारे पास, 1 बाई आर स्क्वायर के फैक्टर से। अरे हाँ है ना। और तुम्हारे पास जो एरिया आया है, एरिया किस तरीके से वेरी कर रहा है, आर स्क्वायर से। अब आर स्क्वायर नीचे है, आर स्क्वायर ऊपर है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। मतलब डिस्टेंस बदलने पर टोटल फ्लक्स चेंज नहीं होता है। ध्यान से देखो कि डिस्टेंस अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उससे टोटल फ्लक्स चेंज नहीं होता है। इसीलिए गॉस लॉ क्या बोलता है, इसी वजह से गॉस लॉ बोलता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot ds, close integral of E dot ds is equal to q inside by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर कूलम लॉ में 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंसी ना होती, अगर कूलम्स लॉ में 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंसी ना होती तो फ्लक्स क्या होता हमारे पास, कांस्टेंट नहीं आता। जहां से इस तरीके से देख पा रहे हो कि यहाँ 1 बाई आर स्क्वायर है, तभी ये आर स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिसके कारण से हमारा फ्लक्स क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कूलम्स लॉ में 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंसी ना होती तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता और गॉस लॉ वैलिड ही नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट स्टूडेंट अक्सर मिस कर देते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये आई थिंक ये नया कॉन्सेप्ट तुम लोग को सीखने को मिला होगा, ठीक है, कि आखिरकार जो हमारा गॉस लॉ होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर क्यों बेस्ड होता है। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है, इससे सीखने के लिए भी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल हम लोग से बोर्ड्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो सवाल का लेवल देख के तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि तैयारी किस तरीके की करनी है, ठीक है। अब अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि टू चार्जेस ए एंड बी
ए का मैग्नीट्यूड चार्ज q है और इसका 2q आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 and a, respectively. Let I cap and j cap be the unit vector along x axis and y axis, blah blah blah. Find the force exerted by a on b in terms of I cap and j cap. ठीक है, तो ये चीज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नए पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता दे रहा हूँ क्या गिवन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, इसमें ये बोला है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें बोला गया है कि जो चार्ज ए है, चार्ज ए है वो कहां, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू एट 0,0, और जो चार्ज बी है, जो दूसरा चार्ज बी है वो कितना है, 2q एट ए कॉमा ए। अब तुमसे बोला गया है कि क्या निकालो, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तुम इस चार्ज को प्लेस करो, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, ओरिजिन पे तुम्हारा कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ए कॉमा ए के ऊपर, ए कॉमा यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ये हो जाता है ए कॉमा ए के ऊपर 2q चार्ज, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। ठीक है, तो इस इन दोनों लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये अगर हम इस डिस्टेंस को r बोलते हैं तो r हमारे पास कितना आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग r लिखते हैं तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारे पास, r वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देख के बताओ। ये x एक्सिस x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, और y कोऑर्डिनेट भी कितना है, a है। तो a i कैप प्लस a j कैप, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मॉड ऑफ r की बात करें, मॉड ऑफ r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट 2। ठीक है, ए रूट 2। अब हम लोग बात करते हैं आर कैप की। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आई कैप और जे कैप में ही आंसर देना है। तो आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ठीक है, यही तो होता है हमारा, आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप अपॉन ए रूट 2। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह, तो यहाँ क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आर कैप। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग बेसिक बेसिक निकल गए। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ थोड़ा अप्लाई करते हैं, वो भी कौन सा, वेक्टर वाला। ठीक है, वेक्टर वाला अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी कैलकुलेट करना है। तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू इन दोनों का डायरेक्शन। हाँ या ना, इन दोनों का डायरेक्शन। तो ये आर का मैग्नीट्यूड पहले तो लिख लो के, अब क्यू वन कितना है यहाँ पे, क्यू है, और क्यू टू कितना है, 2q अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए रूट 2 है, ए रूट 2 का स्क्वायर इंटू में आर कैप हो जाएगा। अरे हाँ ना, ये आर कैप क्या है, इसका डायरेक्शन है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेट करोगे तो के इंटू 2q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप लिख लो। आर कैप यहाँ से तुम लोग को पता चल गया कितना है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे हाँ या ना, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो एफ ए बी आ जाएगा वो वेक्टर में किस तरीके से आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू, की वैल्यू भी हम रख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये रूट 2 को इधर लेके आ जा रहे हैं, तो रूट 2 ए स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। तो हम लोग क्या किए, जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी था वो भी हम लोग निकाल लिए आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं कि अगर यहाँ पे तुमको वेक्टर डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर रहा है, तो तुम प्रॉब्लम तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा में है। उसको फिक्स किए बिना आगे के न्यूमेरिकल्स में बार बार अटकोगे, तो उसको एक बार ढंग से देख लेना। ठीक है, अब अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि derive derive an expression for the electric field at a point on the equatorial plane of the electric dipole consisting of charges q and minus q separated by a distance 2a। अब देखो, इक्वेटोरियल प्लेन वाला फॉर्मूला तुमको डिराइव करने के लिए कह रहा है, वो जो तुम्हारे पास आता था ना, इक्वेटोरियल प्लेन का E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, और एक्सीएल वाला क्या आता था, एक्सीएल वाला क्या आता था, ई एक्सीएल आता था तुम्हारा पास 2k p बाई आर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला तुमसे डिराइव करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब तुम लोग को पता ही होगा। देखो, इस टाइप के डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सब पे अच्छे से कमांड करके चलना। ठीक है,
देखो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्या है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है हमारे पास, माइनस क्यू, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, प्लस क्यू, दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू। कोई दिक्कत? अब हमको इसी का इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को डिराइव करने के लिए बोला है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी तुम लोग को बता दे, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है किसी भी जनरल पॉइंट r के ऊपर, किसी भी जनरल पॉइंट r पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो सवाल में ये दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें चार्जेस क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, सेपरेशन कितना है, 2a दिया गया है, ठीक है। अब डाइपोल को x एक्सिस के अलोंग रखा गया है, ठीक है, डाइपोल को किसके अलोंग रखा गया है, x एक्सिस के अलोंग, और मिड पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन पर है, ठीक है। अब इक्विटोरियल प्लेन का मतलब सबसे पहले समझो, इक्विटोरियल प्लेन का मतलब होता है कि पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है वो क्या होगा, वो जो पॉइंट P होगा डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, मतलब डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, अगर मैं इसको सेंटर O बोलता हूं, ठीक है, ये 2a इसके बीच का सेपरेशन है, और इसको अगर मैं सेंटर O बोल रहा हूं, तो ये जो r डिस्टेंस होगा वो इससे इसी सेंटर से होगा, अरे हाँ है ना, ये जो r डिस्टेंस होगा वो इसी सेंटर O से होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है वो हर एक चार्ज से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। तो अगर इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, तो हमारा जो AP की डिस्टेंस होगी और वही कितनी BP की भी डिस्टेंस होगी, तो AP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AP की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, एपी की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो एपी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखो ये 2a डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ओ ए आधी हो जाएगी a, और ओबी भी कितनी हो जाएगी a, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये तुम्हारे पास एपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेसिक से समझाते चल रहा हूँ, यही सिमेट्रिक है, दोनों चार्ज पी से सेम डिस्टेंस में, जो दोनों चार्ज हैं वो पी से सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज दिखाते हैं, यानी इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर इस निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ई प्लस बोलता हूँ, तो ई प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, कितना है यहाँ पे, आर कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का है, पॉइंट ए और मतलब पॉजिटिव चार्ज और पी के बीच का डिस्टेंस ये है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी अगर देखूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा देखूंगा ई माइनस इज इक्वल टू, वो भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा मैग्नीट्यूड निकालने में, मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले अब अगली स्टेप पे हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगली स्टेप पे हम लोग डायरेक्शन की एनालिसिस करते हैं। तो डायरेक्शन, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है उसी लाइन में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या किधर की तरफ होगी, उसी लाइन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि निगेटिव चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू माइनस क्यू एट पी कितना होगा, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टुवर्ड्स द चार्ज ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस एंगल के बारे में, ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस एंगल के बारे में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस एंगल के बारे में, तो अगर मैं इसको थीटा बोल दे रहा हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दे रहा हूं, तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, सेम एंगल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले ई प्लस, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा ई प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी एंगल तुम्हारा थीटा होगा, तब ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स सेम है, ठीक है। तो ये ई प्लस कॉस थीटा, अब दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ई प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब
ई माइनस की वजह से देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ई माइनस है, तो ई माइनस की वजह से ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। अब इसके एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ई माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर एंगल इस तरीके से लिया गया है तो देखो तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, मैग्नीट्यूड बराबर होने के कारण से ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण से ई प्लस और ई माइनस क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, तो ई प्लस और ई माइनस को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ई बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो ई प्लस इज मॉड ऑफ ई प्लस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई माइनस, ठीक है, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2e cos थीटा मैं बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा cos थीटा की वैल्यू निकालोगे इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा कितना आ जाएगा, a बेस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें उसमें ये रख दो, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू, अब ई की वैल्यू रख दो, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ये तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, तो अब इसी को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोल दे रहा हूँ, तो के इंटू 2q ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो P होता है वो कितना होता है, Q डॉट 2a, तो ये देखो Q डॉट, इसको मैं थोड़ा सिमेट्रिकली करता समझना है, तो Q डॉट 2qa कितना होता है तुम्हारा P के बराबर, तो क्या मैं इस E नेट को कितना लिख दूं, K P बाई, अब देखो यहाँ पे a क्या है, a बहुत छोटा है, तो a का स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर के बराबर, तो r स्क्वायर का पावर 3/2, तो यहाँ से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, r क्यूब बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल के आता है E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना, ये कब है तुम्हारा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, ये कब है तुम्हारा इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है, एक्सीएल वाले के लिए मैं बताया कितना होता है 2 kp/r क्यूब, ये तुम्हारा एक होमवर्क के तरीके से ले लो कि अभी इस लेक्चर को देखने के बाद तुम लोग डिराइव करोगे, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि अगर एमसीक्यू आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड √2, यानी कि ये एक स्क्वायर दिया गया है तुमको, इसका साइड का लेंथ कितना दिया गया है, √2 मीटर, एज सोन इन फिगर, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग डायगोनल, यानी कि डायगोनल के अलोंग यहाँ पे रखा गया। अब देखो सवाल देख करके ये मत कंफ्यूजन हो जाना ना, डायगोनल वगैरह कुछ देखे नहीं कि यहाँ प्लस क्यू है यहाँ माइनस क्यू है, एक डाइपोल ये रहा और एक डाइपोल तुम्हारा ये रहा, ध्यान से देखो क्या बोला गया, किस तरीके से प्लेस किया गया, अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, तो तुम्हारा एक डाइपोल ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा डाइपोल क्या बनेगा, दूसरा डाइपोल ये बनेगा, ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा देख लेना, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हम लोग क्या निकालना है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम लोग क्या निकाल करके आए हैं, एक्सियल पोजीशन पे, अरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के आए हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम इसके डायगोनल की लेंथ निकाल लो, अगर ये तुम्हारा √2 है, ये तुम्हारा √2 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी लेंथ निकाल लोगे, तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 4 यानी कि 2 मीटर, ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई, ठीक है। अब सेंटर ओ से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस, अब डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई,
2 सेंटीमीटर आ गई तो स्क्वायर की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल से सारे कॉर्नर की लेंथ कितनी होती है, बराबर होती है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर। अरे हाँ या ना। तो दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स डायगोनल के अलोंग प्लेस्ड है। अब पहले डाइपोल का मैंने बताया कि जैसे ये एसी वाला डाइपोल है, ये प्लस क्यू कहाँ रखा गया है ए पे और माइनस क्यू सी पे। दूसरा डाइपोल प्लस क्यू डी पे और माइनस क्यू बी पे। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। अब पहला स्टेप इस सवाल में कि सेंटर ओ डाइपोल के किस पॉइंट पर है, सेंटर ओ डाइपोल के किस पॉइंट पर तुमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो सेंटर ओ हर डाइपोल के इक्विटोरियल प्लेन पर है, ठीक है। बिकॉज ओ जो सेंटर ओ है डाइपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब वो बात अलग है कि मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो ये कहां पे है मिड पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिड पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू वन डाइपोल कितना हो जाएगा, वन डाइपोल ई इज इक्वल टू, अभी हम लोग प्रूफ करके आए हैं के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। अब पी का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है क्यू इंटू टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए किसके बराबर है, मतलब टू ए क्या होता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, और ए यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो वन है। तो यहाँ पे पी किसके बराबर हो जाएगा टू क्यू के बराबर, टू क्यू के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि आर हमारा 1 मीटर पे है, ठीक है। तो अब फील्ड ड्यू टू वन डाइपोल, अब एक डाइपोल के द्वारा ओ पे हम लोग क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम लोग एक डाइपोल, पहले डाइपोल से हम लोग E1 बोल देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी कितना हो जाएगा 2Q, आर कितना है हमारा इन दोनों चार्ज के बीच डी और ओ के बीच का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आर जीरो है तो हम लोग ए को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग क्या किए थे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आर क्या है जीरो है, तो इसीलिए हम लोग के पास ए केवल बच जाएगा। तो हम इसलिए 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ से के की वैल्यू भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q। तो यहाँ से आ जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसी तरीके से सिमिलरली सेकंड डाइपोल का भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सेकंड डाइपोल का भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा E2 भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि वो भी कहाँ पे रखा गया इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब डायरेक्शन के ऊपर से मैग्नीट्यूड की तो चर्चा हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में ही आएगी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में ही आ जाएंगे। अब फिगर का देखो, दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट सेम साइड पॉइंट करता है, दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट कहाँ पॉइंट कर रहा है सेम साइड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब वेक्टर एडिशन से यहाँ सिमेट्री का फायदा उठाओ। तो दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है सेम है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की वजह से दोनों को सिंपली ऐड कर दो। तो ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा E1 प्लस E2। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन कहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, पैरेलल टू ए बी या डीसी, ठीक है, पैरेलल टू ए बी या डीसी, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट अ पॉइंट चार्ज ऑफ 20 nanocoulomb is fixed at origin of xy plane. The work done in taking a second point charge of -50 nanocoulomb from पॉइंट 4 सेंटीमीटर कॉमा 0 टू पॉइंट 0,5 सेंटीमीटर इज। अब आगे इस सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज दिया गया है, ठीक है। सोर्स चार्ज 20 नैनो कुलाम का, वो क्या ओरिजिन पे फिक्स है, ठीक है। वो क्या है हमारा ओरिजिन पे फिक्स है। तो एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज 20 नैनो कुलाम रखा गया, ठीक है। ओरिजिन पे फिक्स है। अब वर्क डन इज टेकिंग अ सेकंड पॉइंट चार्ज ऑफ -50। तो सबसे पहले ये कहाँ पे था 4,0 पे था, 4,0 पे था कितना चार्ज -50 नैनो कुलाम। पोजीशन क्या है 4,0, 4 सेंटीमीटर 0 याद रखना। और उसके बाद से कहाँ पे लेके गया है 0,5 पे, 0,5 सेंटीमीटर पे ये 50 नैनो कुलाम चार्ज को लेके जाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और इस इनिशियल पोजीशन पे अगर इसको मैं ए बोल रहा हूँ तो ए हमारा इनिशियल हो जाएगा और बी हमारा
फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको मैं लगभग मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है ना। न्यूमेरिकल तुम लोग जो कैलकुलेशन का पोर्शन होगा वो तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है? सॉरी, पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि तुम्हारे पास पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको इस सवाल में आना चाहिए। वर्क डन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये सवाल बहुत आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो आओ इस सवाल को शुरुआत करते हैं। तो तुम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कैसी होती है? कंजर्व्ड होती है। तो इसीलिए वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V1 माइनस V2। अरे हाँ या ना, इतना तो सबको पता है। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है हमारे पास के क्यू बाई आर, ठीक है। के क्यू बाई आर। अब अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या पूछा है? वर्क डन ही तो पूछा है। तो W इज इक्वल टू किस चार्ज को मूव कर रहे हो? किस चार्ज को मूव कर रहे हो? -50 नैनो कूलाम को, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा -50 नैनो कूलाम, ठीक है। अब V1 माइनस V2 कैलकुलेट करेंगे। तो V1 क्या है तुम्हारा? इनिशियल पोजीशन, और V2 क्या है? फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल, ठीक है। तो K क्यू बाई आर लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब ये सोर्स चार्ज तो हमारा क्या है? फिक्स है। तो उसको हम K और Q को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। K Q को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो सोर्स चार्ज हमारा 20 इंटू 10 टू द पावर -9। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? 1/R1 माइनस 1/R2। तो R1 कितना है हमारे पास? 1 बाई, अब देखो ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है इनिशियल पोजीशन पे, 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.04 मीटर होगा। तो इसको चेंज कर लेना, तो 0.04 माइनस 1 अपॉन 0.05, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको भी चेंज करोगे तो 0.05 हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा माइनस का 45 माइक्रो जूल, ठीक है। वो आएगा माइनस का 45 माइक्रो जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, ये तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली एंड नेगेटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज। सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आउटसाइड द सेल, गॉस लॉ लगता है। सवाल को समझो कि मैं सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज सेल, इसका हम लोग को कंक्लूजन हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है? हम लोग को कंक्लूजन निकालना है। तो सेल के आउटसाइड क्या होता है? सेल के आउटसाइड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर नहीं बोला गया। यहाँ पे क्या नहीं बोला गया? वो सॉलिड कंडक्टर नहीं बोला गया है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हम लोग का निकल के आता है कि सेल का पूरा चार्ज, जैसे अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल है, तो सेल का पूरा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड जैसा बिहेव करता है। जैसे अगर यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पर सेंटर्ड है? ये सारा का सारा चार्ज शेल के सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। अब सारा, सिंस सारा चार्ज निगेटिव है, क्या है? सारा चार्ज निगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो क्या बनेंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी। अरे हाँ है ना, वो क्या हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। इतना तो सबको पता है कि निगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा? सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो अंदर की तरफ बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r² के। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r वाला तो फैक्टर कट गया। तो अब देखो, प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड इट डायरेक्टेड आउटवर्ड। देखो किसके बारे में पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² के। तो 1/r² यहाँ भी दिख रहा है, 1/r² यहाँ भी दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो अब देखो, डायरेक्टेड आउटवर्ड या डायरेक्टेड इनवर्ड, देख चार्ज देखो कौन सा बोला है? निगेटिवली चार्ज बोला है। निगेटिवली चार्ज बोला है तो डायरेक्टेड क्या होता है? इनवर्ड होता है ना, अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगले सवाल को बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और रीजन क्या दिया? असर्शन रीजन का सवाल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, असर्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, रीजन बोला गया है इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, ये बोला गया। तो सबसे पहले तुमको असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन के स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगा लिया करो, ठीक है। और पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में पढ़ो कि क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक बनाते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है?
कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वर्क डन जो होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग क्या पढ़े हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग क्या पढ़े हो कि जो हमारा W होता है, वर्क डन होता है, वो Q, अभी पिछले सवाल में भी यूज किया, Q V1 माइनस V2। अब रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। क्या बोला है कि डिपेंड ऑन पाथ, द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से गलत है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से क्या है? गलत है। तो तुम लोग क्या बोलोगे? असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन रीजन क्या इसमें बताया गया? क्यों? क्योंकि वो पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करता है। नहीं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही होता है कि पाथ के इंडिपेंडेंट, वर्क डन जो होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जहां पे वो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल पे डिपेंडेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन आया तुम्हारे पास तो तुम कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर के डेफिनेशन क्लियर नहीं रख रहे हो। ठीक है, अब अगला सवाल कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो, स्फीयर है तो एक कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो तुम क्या कहोगे? ये स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। और बाहर, बाहर बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाता है? बाहर की तरफ यूनिफॉर्मली, बाहर की तरफ कितना? यूनिफॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर तुमको फिगर अगर बनाना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा, तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाना है। और ये जो एरोज हैं किसको किसको बता रही हैं? ये जो एरोज हैं ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। ठीक है, तो अगर ड्राइंग में तुमको ड्राइंग बनाना होगा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक सर्कल बनाओगे जो कि स्फीयर होगा, और बाहर की तरफ इवनली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन एरो बनाओगे जो जिनका फेस किधर होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, और अंदर बिल्कुल खाली। अगर अंदर तुमने लाइंस बना दी तो एग्जामिनर समझेगा कि कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा वीक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब तुम्हारे पास बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये तुम्हारे पास पहला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर तुम बनाने जाओगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, एक तुम्हारा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्ट बात करो तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक जाती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव में एंटर कर जाती है, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेगी इलेक्ट्रिक नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। पॉजिटिव से क्या क्या होता है? निकलता है, सॉरी, इसका डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? मतलब इसको इस तरीके से ना बना करके हम लोग थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये क्या होगा? इधर की तरफ जाएगा, हाँ या ना, और इधर से एंटर करेगा। ठीक है, क्लोज पाथ बनाता है ना, तो ये कहीं इधर से आकर के इसको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ये भी यहाँ से आकर के यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब वहाँ पे तुम लोग डायग्राम वगैरह सही से बनाना। ठीक है, तो अगर इसका ड्राइंग बनाना होगा तो तुम लोग क्या करोगे? सिंपली एक प्लस क्यू चार्ज बनाओगे और एक माइनस क्यू चार्ज बनाओगे। ठीक है, अब लाइंस पॉजिटिव से निकल निकल के कहाँ घुसती हैं? निगेटिव में घुसती हैं। और सिमेट्रिकल कर्व्ड पैटर्न बनाना, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इस तरीके से मत बनाना, तुम लोग एकदम अच्छे से बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स एसआई यूनिट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेन न्यूमेरिकल से। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर उस फोर्स को कहते हैं जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर रखने पर एक्सपीरियंस करें। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर उस फोर्स को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर उस फोर्स को कहते हैं जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर रखने पर एक्सपीरियंस करे। और मैथमेटिकली अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है? एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट, इसका थियरी वगैरह थोड़ा तुम लोग रिवाइज करके चले जाना, थियरी वगैरह देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अ पॉइंट चार्ज q is located at point this in xy plane, find the magnitude of electric field at point this and एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक एक्स वाई प्लेन बनाओ, एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो क्यू चार्ज
जो 25 माइक्रो कूलम है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, 0,0 पे एक्स वाई प्लेन में। अब 3,4 पे, ये 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4। तो 3,4 पे हम लोग क्या कर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग को पता होनी चाहिए। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लेट सपोज आर बोल देते हैं, तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर लोगे, अंडर रूट 0 - 3 के स्क्वायर 9 प्लस 0 - 4 के स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 5। 5 यूनिट्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से, ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बोला गया है, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एसआई यूनिट में चेंज करोगे तो 0,05 मीटर, एसआई यूनिट का ध्यान रखना, वरना सवाल में तुम लोग ऐसे ही नंबर गंवा बैठोगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये चीज तुम्हारा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना रखा गया है 25 × 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास 0,05 मीटर है, 0,05, या इसको तुम कितना लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻2, तो इसको डायरेक्ट हम 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और 6 -6 कितना हो जाएगा, 3 × 25 अपॉन 5 का स्क्वायर, 25 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ये माइक्रो कूलम और ये 10⁻3, हाँ। तो E इज इक्वल टू, ये -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 और 10 3 7, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास ही। अब क्या बोला गया है कि इसकी एंगल को बताओ, एंगल को बताओ, एंगल द फील्ड मेक्स विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। ये थीटा हम लोग कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अलोंग वेक्टर दिस, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स होता है, y बाई एक्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे y यानी कि tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, y कितना है हमारे पास 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, जो कि तुम्हारा लगभग लगभग बराबर होता है 53 डिग्री के, ठीक है। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजर होती है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मान लो कि ये एक सरफेस रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा गया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी। तो कितनी लाइंस इस सरफेस से पास कर रही हैं, ठीक है, कितनी लाइंस इस सरफेस से पास कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वेक्टर ई डॉट ए। ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, एरिया वेक्टर। अब नेचर इसकी नेचर की बात करें कि स्केलर होता है ये वेक्टर, तो ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं तो ई डॉट ए, तो ये डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड होता है, तो इसीलिए जो फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगला सवाल बोला गया है कि अ पॉइंट चार्ज q इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड d। तो बोला गया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, उसका सेंटर d है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका सेंटर साइड का लेंथ कितना दिया गया है d, अब उससे dy यानी कि एक, इस तरीके से इमेजिन करो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका लेंथ जो एक आर्म का लेंथ है वो d है। अब इससे d/2 डिस्टेंस के ऊपर, d/2 डिस्टेंस के ऊपर क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया है, एक चार्ज रखा गया, अ पॉइंट चार्ज q, ठीक है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 अबव द सेंटर ऑफ इट, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो इस स्क्वायर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये अगर ये हम लोग कैलकुलेट करना है तो एक चीज इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। मान लेते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। हमारे पास एक क्यूब दिया गया है, ठीक है। एक क्यूब दिया गया है। अब इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो कितना है, डी है। अब इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक क्यू पॉइंट रखा गया है। तो ये एक तुम्हारे पास एक स्क्वायर क्यूब का एक फेस तुम्हारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब यहां से d/2 डिस्टेंस के ऊपर, d/2 डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारे पास क्या रखा गया है, चार्ज। यानी कि चार्ज क्या है, इस क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। चार्ज क्या है, इस क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। तो ध्यान से देखो कि ये क्यूब क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। क्यूब क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। अब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से तुम्हारा फ्लक्स कितना पास होता है, उसके अंदर कितना चार्ज रखा गया है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो तुम्हारे पास होता है, गॉस लॉ यही होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से। अब एक बात बताओ, क्यूब के पास कितनी फेसेस होती हैं, क्यूब के पास कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। अरे हाँ है ना। इसमें आइडिया ये है तुम्हारे पास कि स्क्वायर के ऊपर, ये जो स्क्वायर है तुम्हारा, ये जो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक क्यूब को तुम इमेजिन करो, इसके ऊपर एक क्यूब इमेजिन करो। अब स्क्वायर उस क्यूब के एक फेस है, ठीक है। स्क्वायर क्या है, उस क्यूब का एक फेस है, और जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, सिमेट्री की वजह से फ्लक्स सारे जगह इक्वली बढ़ता है। तो एक फ्लक्स से, अगर 6 फ्लक्स से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, तो एक फ्लक्स से कितना पास हो रहा होगा। तो फाई 1 की अगर मैं बात करूं तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा केस हमारे पास ये बोल रहा है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। यानी कि इसको मैं 2d कर दे रहा हूं। अब ये जो सेंटर है, अब ये जो चार्ज का नया पोजीशन है वो उस स्क्वायर से 2d मतलब d डिस्टेंस पे रखा गया है। तो सिचुएशन तो वही हुआ, सिचुएशन तो वही हुआ कि इसका मैं लेंथ 2d कर दे रहा हूं, और फिर भी तो ये जो क्यू चार्ज है वो उसके सेंटर पे ही रहेगा। तो एक फेस से, क्यूब के एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 6 होगा। तो पूछा एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि सेकंड केस में ये है तुम्हारा कि चार्ज को सेंटर से डिस्टेंस पर ले जाया जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर का साइड डबल कर दिया गया है, तो जो नई साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2d, और नया पोजीशन इसका d हो जाएगा स्क्वायर से। तो क्रूशियल ऑब्जर्वेशन ये है कि यहीं पे लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि जो क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, वो इमेजिनरी क्यूब का एक फेस है। तो क्यूब का साइड टोटल कितने होते हैं, 6। तो क्यूब जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पर ही रहेगा, तो उसके एक फेस से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो दोबारा से गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम यहाँ से ये इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डिस्टेंस या एरिया चेंज होने से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब तक कि इंक्लोज्ड चार्ज सेम रहता है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इंक्लोज्ड चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड एल दिया गया है हम लोग को, ठीक है। इसका भी साइड एल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबके साइड सेम होंगे। अब 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, इसको सी बोल दे रहा हूँ, आर लोकेटेड एट बी एंड सी। तो बी और सी पे तुम्हारे पास +2 माइक्रो कूलम चार्ज रखे गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, find the sign and magnitude of point charge q to be kept at point m of side bc, midpoint m of the side bc, so that net electric flux field at point a becomes 0। यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, अगर उसको हम लोग m बोल रहे हैं, तो m पे कितना चार्ज, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाए कि इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाए, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को निकालना है। तो m पर एक चार्ज रखना है, ठीक है। m पर एक चार्ज रखना है, और वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए कि ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो ज्योमेट्री समझो कि ए बी और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो कितनी हो जाएगी,
इस पॉइंट चार्ज क्यू को यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इसकी हाइट अगर निकालोगे, अगर निकालने नहीं आता है तो देख लो, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम लगा सकते हो ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो तुम लगा लो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तुम इसको h बोल रहे हो, हाइट अपॉन L/2, tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h/L/2। तो तुम्हारे पास h बराबर कितना आ जाएगा, √3/2L। तो यहाँ से इसका हाइट हो जाएगा √3/2L। लेकिन ये सब चीजें तुम लोग को याद होनी चाहिए, वहां जाकर टाइम वेस्ट ना करो ये सब निकालने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, √3/2L। अब अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। अगले प्रोसीजर पे क्या कहते हैं, फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज बी एंड सी कितना होगा, फील्ड ड्यू टू चार्ज बी एंड सी, बी और सी पे जो जो चार्ज रखे हैं उससे ए के ऊपर कितना बनेगा, ए के ऊपर कितना बनेगा, तो बताओ। सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन, तो +2 क्यू की वजह से इस पे किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, उसी लाइन में आउटवर्ड। अब इसकी वजह से भी इधर ही बनेगा, अरे हाँ या ना, इसकी वजह से भी किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ई, डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, तो इसीलिए दोनों को मैं ई बोल दे रहा हूँ। और ई अगर कैलकुलेट करोगे तो ई क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइक्रो अपॉन आर कितना है एल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर। डायरेक्शन ई, ये ई बी है तुम्हारा, ये ई सी है, तो दोनों की दोनों सिमेट्रिक होंगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे, देखो ये ईबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये एंगल देखो, ये 60 डिग्री है, तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2e cos 30, 2e cos 30। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो EBC कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी 2e cos 30, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो E इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइक्रो गुलाम अपॉन एल स्क्वायर इंटू कॉस 30 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 2√3 माइक्रो गुलाम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब डायरेक्शन किधर, ये इसको ए एम से ऊपर की तरफ। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात। सबसे पहले मैं क्या करूं, यहाँ पे क्यू चार्ज इमेजिन किया हूँ, क्यू चार्ज इमेजिन किया हूं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं ई एक्स बोल देता हूँ, ई एक्स इज इक्वल टू के। अब ये इसको मैं, इसका चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं पता हमको, प्लस है कि माइनस है, तो इसलिए मैं प्लस लेकर के भी चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, √3/2L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4Q अपॉन 3L स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सिंपल सा डायरेक्शन डिसाइड करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इस बी और सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो अगर यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उतना ही नीचे होना चाहिए, अरे हाँ या ना, तभी तो वेक्टर एडिशन की वजह से ये दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नेट फील्ड अगर हमको जीरो चाहिए, तो ई क्यू का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो डाउनवर्ड फील्ड ए पर तभी मिलेगा, डाउनवर्ड फील्ड ए पर तब मिलेगा जब ये क्यू चार्ज कैसा हो, निगेटिव हो। तो क्यू का साइन तो हमको पता चलेगा, क्यू का साइन कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो ई एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको ई बी सी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ई बी सी के बराबर होना चाहिए। तो ई एक्स कितना है हमारे पास, के इंटू 4Q² अपॉन 3L² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल दे रहा हूँ, 2√3/L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो कूलम। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 4, यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं है, क्यू है, ठीक है। 4Q/3 इज इक्वल टू 2√3 माइक्रो कूलम। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इज इक्वल टू 3√3/2 माइक्रो कूलम। ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और साइन क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन, ठीक है। तो इस क्यू का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और मैग्नीट्यूड 3√3/2
माइक्रो कूलम। तो अगर तुमने सिमेट्री यूज नहीं की तो अननेसेसरी वेक्टर्स में फंस जाओगे, ठीक है। और अगर साइन पे ध्यान नहीं दिया तो आंसर का आधा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो चार्ज बैलेंसिंग का नहीं है बल्कि फील्ड डायरेक्शन कंट्रोल का है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो रिवीजन के लिए काफी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। तो एग्जाम में जाने से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू, कीप लर्निंग।